वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिराइवेशन ऑफ बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम वो कैसे डिराइव होता है एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं जो इसके साथ रिलेटेड होंगे वो करेंगे। डिराइवेशन ऑफ बोहर रेडियस आपको पेपर में सॉल्व करने का हेल्प करेगा, पेपर में आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो बोहर ने कहा कि जो न्यूक्लियस है it has proton in it, that is proton number Z, and E is the charge on all those protons। लेकिन हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है जो प्रोटियम है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो इसका है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज़ रिवॉल्विंग हैविंग ए चार्ज E जो नेगेटिव होता है, और उसका मास लेते हैं m, और ये उसकी वेलोसिटी हो गई v, और एक ख़ास डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद है, दैट इज़ टर्म्ड इज़ रेडियस। क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में फिर सेंटर और आखिरी जो पॉइंट होता है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ टर्म्ड इज़ रेडियस। अब कूलम कहता है कि बोर कहता है कि जब दो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं दे हैव अपोजिट चार्जेस, तो वो कूलम्स लॉ की हेल्प लेता है। तो कूलम्स जो है एफ कूलम यानी फोर्स ऑफ कूलम दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 and Q2, this is 2, this is 1, and inversely proportional to the square of distance between them. This is Coulomb's law. सेम चार्जेस हों तो उनमें रिपल्शन फोर्स होगा इसी लॉ के मुताबिक, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 जो है, सपोज करें Q1 is charge on electron that is E, and Q2 is charge on proton that is ZE, a charge on nucleus। तो ये वैल्यूज़ इसमें लगा दें। सपोज करें कि दिस इज़ इक्वेशन 1। ये इसमें जब हम लगाएंगे तो F कूलम जो हमारे पास मिलेगा, F कूलम इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 की जगह E आएगा, Q2 की जगह ZE हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या टोटल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा F कूलम, शॉर्टकट लिखता हूँ, इज़ प्रोपोर्शनल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये हुआ टोटल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फर्दर आगे ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन इसमें लगेगा, दैट इज़ F कूलम इज़ इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। नाउ K जो है इट इज़ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी एंड K हैज़ द वैल्यू इक्वल टू 1 ओवर 4 pi epsilon naught, this is the value of this। तो ये वैल्यू इक्वेशन में जब आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा कि F कूलम इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में आपको मिल रहा है एप्सिलॉन, बाकी पाई इज़ दी सरकमफ्रेंस, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो डिराइवेशन में आई है। तो एप्सिलॉन, दिस इज़ एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ permittivity of the medium, it is permittivity of medium, means
कि जो दो चार्जेस हैं, दैट इज़ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज, तो अब इनका अट्रैक्शन डिपेंड करेगा इस मीडियम पे भी। तो अब ये मीडियम, इनके दरमियान एयर है, इनके दरमियान वाटर है, या इनके दरमियान सपोज़ हम रबर रख दें, इनके दरमियान हम कागज़ रख दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो मीडियम का अपना एक ख़ास कांस्टेंट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर आप कोई आपसे पूछ लिखे उनके दरमियान कौन सा मीडियम, तो वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है दैट इज़ 8.854 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर per Newton per meter square. This is the value of and unit for epsilon. नेक्स्ट अब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में बैलेंस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स कि ना तो वो न्यूक्लियस की तरफ जाके गिरता है ना बाहर उड़ जाता है। तो रिमेंबर कि जो भी बॉडी सर्कल में घूम रही हो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ खींचता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो बाहर वाला एरो है दैट इज़ दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बोर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इक्विलिब्रियम में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to centrifugal force. दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, नॉट इन डायरेक्शन, ठीक, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो ऑब्वियसली हमें कूलम फोर्स ही मिलेगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, सो दैट इज़ कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में आपको दिखाई दे रही है कि ये कूलम फोर्स है, तो ये हो जाएगा F कूलम इज़ इक्वल टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्री से हम नोट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब कूलम फोर्स की वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वेशन 2 से इधर ले आएँ, दैट इज़ ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो है mv² डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए इधर हम मैग्नीट्यूड बराबर ले रहे हैं। तो अब ये हुआ हमारे पास एक रिलेशन जिसमें कूलम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर किया गया है। अभी क्या करें, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर v², यानी सॉल्व इट फॉर v²। तो सॉल्विंग फॉर v² तो मीन्स के R मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट पे और मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ़्ट पे भी, तो R से कैंसल हुआ, M डिवाइड हो जाएगा लेफ़्ट पे भी और डिवाइड हो जाएगा राइट पे भी, तो यहाँ से M कैंसल हुआ। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि v² इज़ इक्वल टू, इधर हुआ ZE² डिवाइडेड बाय ZE² R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² M। अब इसी में देखते जाएं तो यू कैन सी कि ऊपर वाला R जो है वो नीचे स्क्वायर वाले से कैंसिल हो सकता है, सो R स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, सो वी गॉट द फाइनल v² इज़ इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ये हुआ हमारा इक्वेशन 3 जो आगे ले जाके हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक अलग सी डिराइवेशन करनी होगी और वो है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बोर है ने दिया है कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी एंड रेडियस, n इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट या शेल, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई इज़ द सरकमफ्रेंस। तो ये एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर भी इसको v के लिए सॉल्व करें। सॉल्विंग फॉर v, तो v के लिए सॉल्व करने से क्या होगा कि हम एम आर को लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर जाएंगे और राइट पर भी डिवाइड कर जाएंगे, तो इधर से एम आर कैंसल एंड सो वी गॉट v इज़ इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर। फिर क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यू विल गेट v स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n स्क्वेयर, अगला h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4 यानी 2 का स्क्वेयर, तो 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर and r square. So we got this equation 4. अब हमें दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 3 जो भी v स्क्वेयर है और इक्वेशन 4 वो भी v स्क्वेयर है, यानी we can equate both these equation। तो इनको इक्वेट करने से, equating both इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो हमें मिल जाएगा कि इस v स्क्वेयर की वैल्यू जो है 3 वाली की, दैट इज़ ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम इज़ इक्वल टू, वो जो ब्लू वाली v स्क्वेयर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर। नाउ फर्दर इसको सॉल्व करते जाएं तो देख लें कि जो सिमिलर जो हैं वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, लेफ़्ट साइड पे 4 और इधर भी राइट साइड पे 4, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे पाई और राइट साइड पे स्क्वेयर पाई वाला, इधर जो है r और m, इस साइड पे m स्क्वेयर और r का स्क्वेयर, तो ये कैंसलेशन होने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा कि z e स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, लेफ़्ट साइड पे जस्ट एप्सिलॉन डिनोमिनेटर बचा, एंड इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ you got pi remaining, m remaining and r remaining। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस क्यों किया गया कि v स्क्वेयर को हमने इस इक्वेशन से टेक्निकली हटाया? वो इसलिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इट इज़ वेरी वेरी फास्ट वेलोसिटी जो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसकी वैल्यू ख़त्म करने के लिए, ताकि वो कन्फ्यूजन, हम डिटरमिन नहीं कर सकते तो वैल्यू फिर कहाँ से लगाएंगे, तो इस वजह से इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया ताकि इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाए और हमें एक फ़ाइनल इक्वेशन सा मिल जाए। तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन आया। अब इसको क्या करें, सॉल्विंग फॉर r के लिए इसको सॉल्व करें।
solving for r because we want to find the radius. तो r के लिए इसको सॉल्व करें तो r राइट साइड से मल्टीप्लाई होके लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे डिवाइड था, तो यहाँ से ये ख़त्म हुआ। एप्सिलॉन नॉट इस साइड से मल्टीप्लाई होके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सपोज़ करें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ख़त्म हुआ। अब आसानी के लिए क्या हुआ कि और into ZE square is equal to n square h square divided by pi m, और वो एप्सिलॉन नॉट नहीं भूलना जो इधर अब नोमिनेटर बन गया है। अब z स्क्वेयर इधर डिवाइडेड फॉर्म में है तो इधर भी z स्क्वेयर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर भी z स्क्वेयर और डिवाइड हुआ इधर से भी, तो यू गॉट दिस कैंसल। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिला कि r इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट divided by ZE square pi m. So this is that final equation जो हमें मिला रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड करने के लिए। अब फर्दर इसमें भी मज़ीद चीज़ें हैं जो हमारी आसानी, इसको हम अपने लिए आसान बनाएंगे। अब नाउ डीलिंग विद दिस फाइनल इक्वेशन 5, इसको डील करते हैं। तो इसको डील करने के लिए हम ये करेंगे ताकि हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए। r इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में अब वेरिएबल्स भी हैं और यानी इसका जो राइट साइड है वेरिएबल्स भी हैं इसमें और कांस्टेंट में। वेरिएबल्स जो चेंज होते हों, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते। सो n स्क्वेयर इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, वो तो चेंज होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फिर उसके बाद देखोगे तो z इज़ द एटॉमिक नंबर, जो हर एटम का अपना अपना अलग एटॉमिक नंबर होता है। बाकी जो अंदर हमें ब्रैकेट लगाएंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा h स्क्वेयर दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ परमिटिविटी और वो भी कांस्टेंट है, e स्क्वेयर दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, एंड पाई इज़ दी सरकमफ्रेंस तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू रखता है, एंड m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो ये अब हमारे लिए एक आसानी हो गई है। अब मज़ीद इसको आसान बनाने के लिए इसमें जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ लगाते हैं तो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ लगाएं। h प्लैंक कांस्टेंट है दैट इज़ 6.64 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दैट इज़ 8.854 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1.602 into 10 power minus 19 कूलम। पाई दैट इज़ सरकमफ्रेंस तो दैट इज़ 3.14, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ 9.1 into 10 power minus 31 kg। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इधर लगाओगे, उनका स्क्वेयर्स वगैरह सब कुछ लोगे तो आपको मिल जाएगा कि n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z, यहाँ पे यू विल गेट 0.529 और यूनिट लग जाएगा एंगस्ट्रॉम ए नॉट। अब ये जो 0.529 है इसको ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए ए नॉट इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन अब हमारा है तो उसको हम फाइनली यूँ लिख सकते हैं फर्दर कि r इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z इनटू a नॉट।
अब इस फाइनल इक्वेशन में फॉर हाइड्रोजन अगर हम लेंगे, फॉर हाइड्रोजन द एटॉमिक नंबर Z इज़ 1, तो 1 की वैल्यू लगा के यू विल गेट R इज़ इक्वल टू n स्क्वायर इंटू A0। तो ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। बाकी एटम्स के लिए भी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उधर फिर हमने Z का इस्तेमाल करना होगा। और हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट को मालूम करने के लिए हमने Z बस 1 ही पुट करना है। तो फॉर एनी nth ऑर्बिट यानी Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू A0। अब फर्दर इसके साथ कुछ रिलेटेड वो कैलकुलेशन करेंगे। अब हम आते हैं इसी के मुताबिक मुख्तलिफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा सकते हैं, और इसी रेडियस से ही आपको उनका पता होना चाहिए।